हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ था उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कक्षा 10th है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 और आप देखेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसके हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, यानी आपके कुल वार्षिक परीक्षा में 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप देखेंगे आपका जो समय है वो प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का आपका समय मिलेगा आपको। और इसमें आप देखेंगे तो आपके जो पूर्णांक है पूर्णांक आपका कितने का रहेगा? पूर्णांक रहेगा आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। लेकिन आपको कम से कम 25 अंक इसमें पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको अच्छे अंक लाना है परीक्षा में। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो इसमें देखिए हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, मैं आपको निर्देश जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को हल करते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो निर्देश है इसमें, पहला निर्देश है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप देखेंगे 1 से 5 तक लेकर 30 आपके क्या हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कितने से 1 से 5 तक आप देखेंगे 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से सही विकल्प 6, रिक्त स्थान 6 और सत्य 6, सही जोड़ी 6 और आप देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर 6 अंक वाले प्रश्न है, यानी कि 6 नंबर के आप देखेंगे तो आपके 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी आएंगी, 6 नंबर के आपके खालिस्तान आएंगे, 6 नंबर के आपके सत्य आएंगे, 6 नंबर की आपकी एक वाक्य के उत्तर आएंगे। ऐसे आपके 6 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो आप देखेंगे आपके ओटी आना है 30 नंबर के। यदि आपके ओटी अच्छे नंबर आ जाते हैं ओटी में तो बहुत अच्छी परसेंट आप बना सकते हो। आप देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और ये आपके 2-2 नंबर के आप देखेंगे तो आपके 12 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसको हम कितनी शब्द सीमा है इसकी लिमिट 30 शब्द। अब शब्द क्या होते हैं देखिए, शब्द मैं बता देता हूँ आपको। शब्द आप देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें हम गिनेंगे मान के चलो ये 5वें निर्देश में हम शब्द गिनना है। तो 1 शब्द हो गया, 2 शब्द हो गए, ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। ऐसे शब्दों को गिना जाता है। तो आप देखेंगे इसमें आपकी शब्द सीमा कितनी है? 30 शब्द, यानी कि ये प्रश्न आपको 6 से लेकर 17 नंबर तक के प्रश्न आपको 30 शब्दों तक लिखना है शब्द सीमा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो अगला आपका निर्देश था प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, यानी 3 प्रश्न। आप देखेंगे 18 से 20 तक कुल प्रश्न कितने हैं? 3। और ये आपके 3 नंबर के आएंगे, यानी 3 नंबर के आपके 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के आपके 12 प्रश्न होंगे। और इसकी शब्द सीमा आप देखेंगे तो आपकी कितने शब्द सीमा में लिखना है? 75। अब इसके बाद अगला है निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23, यानी कि 3 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका 4 अंक निर्धारित है।
और शब्द सीमा आप देखेंगे इसमें 120 शब्द है। तो आप यानी कि देखिए मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, इसमें यानी कि आपके 30 नंबर के तो आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे 2-2 नंबर के आपके 6 से लेकर 17 तक प्रश्न आएंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी। और ये सब 2-2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 2-2 नंबर के आपके 12 प्रश्न आएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे 18 से प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, यानी 3 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, यानी 4 अंक निर्धारित हैं। और आपके देखेंगे 21, 22, 23, यानी 3 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार आपका जो पूर्णांक है 75 का ऐसे बनेगा। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को हल करते समय ये सब चीज़ें यानी कि निर्देशों को थोड़ा सा समय लगेगा, आपको सावधानीपूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका नंबर 1, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान इनमें से किसका होता है, तो सेल का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार सरोवर बांध आप देखेंगे कहाँ पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है, यानी ये कहाँ पर बना है, गुजरात राज्य में बना है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है और कहाँ पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है जी, और जी गुजरात राज्य में बना है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई, यानी कि मुंबई में सबसे पहली कपड़ा मिल सूती वस्त्र की मिल थी, वो किस सन में लगाई गई। तो आप देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा 1854। अगला क्वेश्चन है सिंगली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1956 में सिंगली को राजभाषा घोषित किया गया था। सिंगली एक भाषा का नाम है, इसको राजभाषा के रूप में 1956 में इसको राजभाषा घोषित किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है, इसमें देखिए चौमुखी विकास भी हो जाएगा, चौमुखी विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास किस प्रकार का उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पाद है कपास, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे जी इंग्लिश मीडियम के वाले छात्रों के लिए। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं सीधा। तो आप देखेंगे इसमें दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है संपूर्ण उत्तरी मैदान। तो इसमें आप भरेंगे जलोढ़, मृदा से बना है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। जो उत्तरी मैदान है यानी उत्तर प्रदेश का लगभग सभी मैदान वो कौन सी मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जल के द्वारा यानी पानी के द्वारा लाकर बहाकर लाई गई मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र। तो इसमें बनना है आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा महानदी बेसिन पर में आप देखेंगे महानदी बेसिन में इसमें बनना है आपको हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है, यह महानदी पर बना हुआ है जी, और जी आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा कौन से इलाके में रहता है, फ्लेमिश। इसमें बनना है आपको फ्लेमिश इलाके में रहता है। अगला क्वेश्चन है जाति। इसमें बनना जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जब कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है भूमिगत जल। भूमिगत माने क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो जल जमा हो जाता है उसको कहते हैं भूमिगत जल। तो इसमें आपको बनना है नवीकरणीय योग्य, यानी नवीकरणीय योग्य क्या होता है, जिनका हम कई बार
उपयोग करते हैं, वो संसाधन जिनका हम कई बार उपयोग करते हैं उसको हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो इसमें भरेंगे आप भूमिगत जल नवीकरणीय योग्य साधन का उदाहरण है। वैसे इसमें साधन संसाधन होना चाहिए थी, तो ये साधन लिख गया है, लेकिन इसमें क्या भरेंगे, नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसमें आप देख लेना। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3। देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें दिया है आ नंबर और बा नंबर दिया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये एक का उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है चाय, दूसरा क्वेश्चन है चाय, चाय का उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, चाय अब देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम है, तो ये 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। अगला क्वेश्चन तीसरा है फ्रांस की क्रांति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1789, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का रोलैक्ट एक्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का बेल्जियम की भाषा, तो बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, आप देखेंगे डच और एवं फ्रेंच बोली जाती हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5वें का। अब इसके बाद में 6वां नंबर है करेंसी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देश, ये हो जाएगा खा नंबर का, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, यानी कागज़ के करेंसी नोट होते हैं उनको किसी देश की सरकार क्या करती है, प्राधिकृत करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका जो छात्र हैं इंग्लिश मीडियम के उनके लिए टेबल है जी, तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सत्य सत्य आपको बताना है, तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 है सत्य अवलेख सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, ये सत्य हो जाएगा। देखिए ये बुक में दिया है हमारा, ठीक है, जो 10th की बुक है उसमें दिया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यह सत्य हो जाएगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद ये आपके जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, ठीक है, तो ये दोनों वर्जन में क्वेश्चन पेपर हमारा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप देखिए इसमें बताना है आपको, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो ये इसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में, तो आप देखेंगे पवन का सबसे ज़्यादा, पवन माने क्या होता है, हवा, ये तमिलनाडु में। और आप देखेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होती है, जो सूर्य से प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, तो ये इसका कौन करता है, राजस्थान राज्य करता है, ठीक है। यानी कि इसमें पूछा गया है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत, यानी किस राज्य में, यानी सबसे ज़्यादा बहुत कौन कौन से राज्य में ये लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे पवन ऊर्जा आप देखेंगे तमिलनाडु में ज़्यादा है, और इसके बाद में सौर ऊर्जा आप देखेंगे राजस्थान में ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो आप देखेंगे श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73%। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता था? इसको बोलते हैं ICT। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके, देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। अब इसमें कुछ मैं 2-2 नंबर के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया था आपको, ये देखिए 2 आरक्षित वन, इसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 प्रश्न दिए हैं। एक तो ये दिया आरक्षित वन क्या है, और एक दिया पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। अब ये प्रश्न आपके 2 दिए हैं, तो इसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है जो आपको सही से याद है, उसी प्रश्न को आपको इनमें से करना है। जैसे इसमें दिया 7 नंबर के अभ्यारण्य किसे कहते हैं, और इसमें अथवा में देखेंगे अथवा में, और इसमें दिया जैव विविधता क्या है। तो इन आप देखेंगे 6 नंबर में से केवल या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे अथवा वाला, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। तो दोनों में से कोई 6 नंबर से लेकर 23 नंबर तक के आपके 2-2 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसमें पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कई बार पूछा गया है, आरक्षित वन क्या है। तो आप देखेंगे इसका उत्तर मैंने यहाँ पर देखिए उत्तर दिया हुआ है इसका, आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी कि देश हमारा देश है उसमें आधे से अधिक वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो मैंने उतना ही जो सटीक आंसर आपका बन रहा है वही मैंने इसमें टाइप किया है। तो मैंने इसमें सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। अब इसमें देखिए आपको अथवा वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें दिया है पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर उत्तर दिया है इसका, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। तो मैंने उतना ही सटीक आंसर आपको बनाने का प्रयास किया है जिससे आप अच्छे से इसको याद कर सकें और आसानी से उसको लिख सकें परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें देखिए भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है परतंत्र किसे कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो कैसे भी याद है आपको, अब क्या करना है आपको, देखिए 6 नंबर के आपके 2 प्रश्न दिए हैं, तो इनमें से केवल आपको जो अच्छे है याद है एकदम उसको आपको लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभयारण्य किसे कहते हैं। तो अभयारण्य क्या होते हैं, इसका उत्तर देखिए अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य। अरण्य माने क्या होता है, अर्थात ऐसा अरण्य। अरण्य माने क्या होता है, वन। ठीक है, जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं तो उसको कहते हैं अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य, अर्थात ऐसा अरण्य। अरण्य माने क्या होता है, वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। तो इसका देखिए आंसर इसमें से भी आपको दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन जो अच्छे से याद है उसी को करना है आपको। तो इसमें देखिए आप, इसमें अगला प्रश्न है आपका जैव विविधता क्या है। तो इसमें मैंने उतना ही सटीक आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है, जैव विविधता। आप देखेंगे जैव विविधता, उत्तर है यहाँ का जैव विविधता, हेडिंग डाल लेंगे, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको। पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। यानी पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। इसमें प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों ही प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। आप देखेंगे रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी रोपण कृषि की आप देखेंगे उत्तर देखेंगे वाणिज्य या रोपण। वाणिज्य कृषि या रोपण कृषि एक ही बात है। कृषि की 2 विशेषताएं निम्न है। क्या क्या विशेषताएं, नंबर 1, इस कृषि माने क्या होता है, खेती। इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस कृषि कार्य को करने के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और दूसरा इसमें पॉइंट है, इस कृषि को, कृषि माने क्या होता है, खेती।
इस कृषि को करने में अधिक पूंजी माने क्या होता है, पैसा, व श्रम की आवश्यकता होती है। इस खेती को करने के लिए अधिक पूंजी यानी पैसा की आवश्यकता होती है और अधिक मेहनत की, श्रम माने क्या होता है, मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसकी दो विशेषताएं, रोपण कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इसी कृषि को करने के लिए अधिक पूंजी माने क्या होता है, पैसा, एवं श्रम माने क्या होता है, मेहनत की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, आप देखेंगे अथवा वाला प्रश्न है जी। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का प्रश्न है आपका अथवा वाला, ठीक है। ये वाला हो गया वाणिज्यिक कृषि, यानी वाणिज्यिक कृषि को हम रोपण कृषि कहते हैं। इसके विशेषता क्या हो जाएंगे, इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता, श्रम माने क्या होता है, मेहनत। अगला क्वेश्चन है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो मैंने उतना ही केवल एक लाइन का उत्तर आपके लिए लाया हूँ मैं। तो उत्तर देखिए, जूट को उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। यानी जूट क्या होता है, उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब इसके बाद में आप देखेंगे रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें देखेंगे रबी की फसलें जो अभी बुनी हुई हैं, ऐसे रबी की फसलें हो जाएंगी गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। तो ये रबी की फसलें हो गई। और ये कब से कब तक बोई जाती हैं, तो आप देखेंगे रबी की फसलें आप देखेंगे ये बोई जाती हैं आपकी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, ठीक है। और इसको अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। अब इसके बाद में खरीफ की फसलें क्या होती हैं, जब हम इसको मानसून के जब पानी बरसता है हमारा, तभी इसको बोना हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि बहुत सारी हैं। इसकी लंबी लिस्ट है, कौन सी की, खरीफ की फसलों की। तो इसमें आप यदि अंतर पूछा जा सकता है, इसमें रबी और खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल क्या लिखेंगे, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसके बाद में फिर रबी की फसलें बोते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य इनको काट लिया जाता है। इसकी फसलों के नाम अलग अलग दिए हैं। रबी की फसलें हो जाएंगी गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। और खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका जायद की फसलें कौन सी हैं। तो जायद की फसलें हम कब करते हैं, गर्मियों में। तो गर्मियों में आप देखेंगे हमारी एक तो रबी की फसल हो गई और एक हो गई खरीफ की फसल और तीसरी फसल होती है जायद की फसल। इसकी फसलों के नाम, फसलें कौन कौन सी हैं उनके नाम पूछे हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और हरे चारे की फसलें, ये सब क्या है, जायद की फसलें। इसको हम गर्मियों के मौसम में तैयार करते हैं यानी उगाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। तो ये इसका आंसर देखिए, फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार था। कौन था जी, फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, जिसमें एक ऐसे सपनों का संसार था, ठीक है। यानी कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे, उन्होंने जो फ्रांसीसी कलाकार थे और उन्होंने 4 चित्रों के क्या बनाई, एक श्रृंखला बनाई जिसमें एक ऐसे सपनों का संसार था, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया था या इससे ओटी में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जॉल बेराइन क्या था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जॉल बेराइन आप देखेंगे यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यानी कि ये क्या था, एक जर्मन, आप देखेंगे जॉल बेराइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक जर्मन क्या था, यह एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, जिसमें अधिकांश आप देखेंगे
जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। यानी जो ज्वेलबेराइन है तो इसमें आप देखेंगे यह 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है पिकेटिंग का क्या अर्थ है। तो आप देखेंगे उत्तर देखिए इसका, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गिरमिटीय मजदूर किन्हें कहा जाता था। तो आप देखेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए विदेशों के लिए ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटियम मजदूर कहा जाने लगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का, कॉर्न लॉ क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें देखिए, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। तो हायर परचेज व्यवस्था में क्या होता था, हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे। यानी जो खरीदार थे, एक ऐसी व्यवस्था ही थी ये, इसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। यानी कि या तो उनका 7 दिन में हिसाब किया जाता था या पर उनका 1 महीने में हिसाब किया जाता था। तो हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें खरीदार वस्तुओं को कर्जे पर खरीदते थे। कैसे, क्या था ये, कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमतें साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। तो ये थे आपके, इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपके और प्रश्न इसमें लेके आऊँगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप इनको भी देख सकते हो। धन्यवाद।